कर रहे थे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के कुछ एक्सरसाइज की। तो इससे पहले जो मैंने 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज दिया था उसे ऑलरेडी मैंने पार्ट 5 में सॉल्व कर दिया है। अब हम बात करते हैं P1.3 के 1 2 3 4 5 इन प्रॉब्लम्स की, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन वेरिएंट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं 1.3.1 की। इफ ये रिएक्शन है, जनरली कार्बोनिक कंपाउंड प्रेजेंट है और बेस। तो बेस जब भी किसी भी कार्बोनिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो उसके अल्फ़ा पोजीशन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम, इसी अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे ये तो इसी कार्बन पर प्रेजेंट है, इसके जो नेक्स्ट कार्बन होते हैं उस कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन एटम कहते हैं, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसे आप अल्फा हाइड्रोजन मत समझिएगा क्योंकि ये तो खुद ही उसी कार्बन पर ही अटैच है। तो यहाँ पर क्योंकि सबस्ट्रेट में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो फर्स्ट जो रीजनिंग है वो ये कहना चाहिए कि बेस के प्रेजेंस में तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि बेस के प्रेजेंस में ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वो एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाते हैं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब कि एक ही सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी सबस्ट्रेट का रिडक्शन भी होता है। तो जैसे ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप था, इसका रिडक्शन होने से एल्डिहाइडिक ग्रुप कन्वर्ट हो गया एल्कोहल में, और इसी ग्रुप का ऑक्सीडेशन होने से एल्डिहाइडिक ग्रुप कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एक जगह इसका रिडक्शन हो रहा है और एक जगह इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बेस के प्रेजेंस में, और इस रिएक्शन को हम कैनिज़ारो रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब कि ऑल द कार्बनिक कंपाउंड्स लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, जनरली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल उसका बेंजल्डिहाइड ही होता है। ये बेस के प्रेजेंस में रिड्यूस होकर के एल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं और ऑक्सीडाइज होकर के एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। इस ओवरऑल रिएक्शन को हम कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में एक और चीज़ हो सकती है कि एक दो अलग अलग स्पीसीज हों यहाँ पर, और एक का ऑक्सीडेशन हो जाए और दूसरे का रिडक्शन हो जाए। अगर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग स्पीसीज़ का हो रहा है, और तो इस केस में हम इस तरह के रिएक्शन को क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी वो 1.3.2, जहाँ पर एक एस्टर हमने आपको दिया था और इसका रिएक्शन बेस से हो रहा था। तो फिर से हम सेम रीजनिंग को अप्लाई करेंगे कि कभी भी कार्बोनिल ग्रुप के का रिएक्शन अगर किसी बेस से होता है तो ये बेस हमेशा ट्राई करता है कि उसके अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पर इस कार्बन के जो अल्फ़ा कार्बन है वहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जी हाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप है यहाँ पे। वहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और सेम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड होगी कि ये दूसरे मॉलिक्यूल पर जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बन रहा है वही नेगेटिव चार्ज एक ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर इस कार्बन के ऊपर कर देगा अटैक। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के ऑक्सीजन के ऊपर आकर के नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। अब वो नेगेटिव चार्ज जब वापस जाएगा तो ये OR ग्रुप वहाँ से निकल जाएगा और हमें बीटा कीटो एस्टर मिलेगा। मतलब कि ये एस्टर ग्रुप है और इस एस्टर ग्रुप के अल्फा पोजीशन के ऊपर एक कार्बन और बीटा पोजीशन के ऊपर एक कार्बोनिल ग्रुप है। मतलब इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम बीटा कीटो एस्टर कहते हैं। तो ध्यान रहे, अगर कोई एस्टर ग्रुप का रिएक्शन अगर बेस में हो रहा है तो बनने वाला प्रोडक्ट बीटा कीटो एस्टर होता है, और हम इस रिएक्शन को क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे फिर से, क्लेजन श्मिट रिएक्शन अलग है और क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन अलग है। क्लेजन श्मिट रिएक्शन सिंपली एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही होता है जिसमें एक सबस्ट्रेट के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, दूसरे सबस्ट्रेट के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन जो होता है ये एस्टर्स का होता है। एस्टर्स बेस के प्रेजेंस में बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं और इस रिएक्शन को हम क्लेजन कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। इसके अलग भी वेरिएंट्स हैं, जैसे यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा पहले वो हो सकता है कि दूसरे इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करके बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का भी फॉर्मेशन करे। तो ये भी एक दूसरा एग्जांपल ही है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का। यहाँ पर इस कार्बनिक कंपाउंड को हमने एरो के ऊपर रखा हुआ है, मतलब यहाँ से किसी भी प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट यही होगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा और इनके अटैक से बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होगा।
मतलब कि एस्टर्स का रिएक्शन बेस से होने पर अगर वो बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनाते हैं तो हम इस रिएक्शन को क्लेदन कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। और एक और रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 यानी कि 1 और 7 के ऊपर अगर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है तो बेस के प्रेजेंस में किसी भी एक पोजीशन से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन हो करके जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और फिर ये OR ग्रुप का रिमूव हो जाएगा, मतलब साइक्लाइजेशन हो रहा है। ये भी सिमिलरली क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का ही एक वेरिएंट है, लेकिन क्योंकि इसे एक दूसरे साइंटिस्ट ने बनाया था, इस रिएक्शन की खोज की थी, उन्होंने इस रिएक्शन को अपना नाम दिया डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन। ध्यान रहे जो डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन होता है ये भी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का ही एक वेरिएंट है। सिर्फ सिंपली इसमें क्या हो रहा है कि एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों प्रेजेंट हैं और ये एक तरह का साइक्लाइजेशन रिएक्शन है, यानी कि साइक्लिक क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन को ही डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे P1.3.2 के बाद P1.3.3। यहाँ पर हमने आपको क्या दिया था, एक एस्टर हमने फिर से दिया हुआ है, डाई एस्टर है ये जनरली, ऐसा डाई एस्टर है जिसके बीच में एक CH2 ग्रुप है और इस CH2 ग्रुप को जब भी दो कार्बोनिल कार्बन्स के बीच में का जो CH2 ग्रुप होता है हम उसे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स कहते हैं। तो ध्यान रहे इसका रिएक्शन हो रहा है बेस से, तो यहाँ का प्रोटॉन तुरंत निकल करके एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और ये नेगेटिव चार्ज तुरंत इस जो दूसरे सबस्ट्रेट का जो कार्बोनिल कंपाउंड है वहाँ पर अटैक करेगा। तो इस और क्या बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, तो फिर डिहाइड्रेशन के रिजल्ट में ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये पूरी तरह से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की तरह से ही है प्रोडक्ट जो यहाँ पर बन रहा है, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाई एस्टर्स बन रहे हैं। अब थोड़ा सा और एक्सटेंशन है इसका कि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करके दोनों एस्टर्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड का वो रिमूव कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके, तो एक साइड पूरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब ओवरऑल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक साइड सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरे साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, मतलब कि अल्फ़ा और बीटा के ऊपर अनसैचुरेशन है, मतलब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बन रहा है। तो ओवरऑल इतने ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो हम इस रिएक्शन को सेपरेट पढ़ेंगे अलग से तब हम इतने बड़े मैकेनिज्म को देखेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि डाई एस्टर का रिएक्शन अगर बेस से हो रहा है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल बना करके इनोलेट बना करके कार्बन कंपाउंड के ऊपर अटैक कर सकता है, जिसके रिजल्ट में हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बनता है। तो हम ऐसे रिएक्शन को नोएविनेगल रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 1.4 की। यहाँ पर इस तरह के स्विचों को जब भी दो कार्बोनिल कंपाउंड आपस में एक ऑक्सीजन के थ्रू सेपरेट होते हैं हम इसे एनहाइड्राइड कहते हैं। अब बेस का काम क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड के नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो कार्बन कंपाउंड ये है, इसके नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और वो यहाँ पर अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, और इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करने से यहाँ पर O निगेटिव हो जाएगा जो कि प्रोटॉन मतलब वाटर से प्रोटॉन को लेकर के OH में कन्वर्ट होकर के फर्दर डिहाइड्रेशन होगा और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक कंपाउंड यहाँ भी मिलेगा। हम इस रिएक्शन को पर्किन रिएक्शन कहते हैं। एक और वेरिएंट जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, मतलब कि 1.3.5 में। यहाँ पर देखिए कार्बोनिल कंपाउंड तो नहीं है, यहाँ नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट सबस्ट्रेट में। तो बेस का काम क्या होगा कि नाइट्रो ग्रुप से जो डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन होते हैं वहाँ के हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, जैसे कि कई कार्बोनिल कंपाउंड से होते हैं। तो बेस यहाँ से एक प्रोटॉन को सब्सट्रैक्ट कर लेगा नाइट्रो कंपाउंड से। अब नाइट्रो कंपाउंड का जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा जो कि डिहाइड्रेट होकर के अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। इस रिएक्शन को हेनरी रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 और 1.3.5 इन पांचों रिएक्शंस को मैंने जानबूझ करके इंट्रोड्यूस कराया है क्योंकि पांचों रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिएक्शन है। तो कभी भी मतलब आप वो डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सा रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन है और कौन सा रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन नहीं है। तो एल्डोल रिएक्शन की खासियत जो थी वो मैंने यही बताया था कि वो कार्बोनिल कंपाउंड होगा और उनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड्स
कौन सा हो सकता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, वो सिर्फ एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा। और अगर अभी हमने अलग अलग रिएक्शंस में देखा कि अगर वो एनहाइड्राइड है, जैसा कि यहाँ पर हमने अभी देखा था इस में कि वो अगर वो कार्बोनिल कंपाउंड एनहाइड्राइड है तो हम उस रिएक्शन को पर्किन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सिमिलरली ओवरऑल जो पूरी वीडियो है 6 पार्ट की मैंने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के ऊपर बनाया है, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन लास्ट में मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दे रहा हूँ सभी रिएक्शन को। और यहाँ टोटल इस 6 पार्ट के वीडियो में हमने 10 नेम रिएक्शन सीख लिए हैं। एल्डोल, मिक्स एल्डोल, क्लेजेन श्मिट, कैनिज़ारो, क्रॉस कैनिज़ारो, क्लेजेन, डीकमैन, नोइविनेजल, पर्किन और हेनरी रिएक्शन। और सभी के सबस्ट्रेट यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आप इनको पढ़ करके डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था इस टॉपिक वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन था, लेकिन मैंने उसके साथ साथ इन सभी को इंट्रोड्यूस कराया है क्योंकि सभी लगभग एक ही जैसे हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि जहाँ पर आपको क्लेजन कहना हो वहाँ पर आप एल्डोल बोल दें, क्योंकि फ़र्क है दोनों में। यकीनन सभी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स के ही हैं, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड कई तरह के होते हैं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स। तो उनमें आप फ़र्क कर सकें कि एनहाइड्राइड का अगर रिएक्शन होगा तो उसे क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कीटोन का होगा तो उसे क्या क्या कहेंगे, या फिर अल्फा हाइड्रोजन अगर एक में प्रेजेंट है दूसरे में नहीं है तो उसे क्या कहेंगे। और अगर क्लेजन का ही साइक्लिक फॉर्म तो उसे डीकमैन कहते थे। तो ओवरऑल आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके इस चीज़ यहाँ पर मैंने समरी दिया हुआ है, इससे नोट कर लें तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, और आप सभी रिएक्शंस को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो ये 6 पार्ट में मैंने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को के लेक्चर को प्रिपेयर किया है, आई थिंक इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू in your various kinds of examination. So thank